हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि वार्षिक सत्र का क्वेश्चन पेपर है और एकदम ये 100% रियल पेपर है। आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर का हम आपको पूरा टू पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न के उत्तर हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न के उत्तर हैं, उन सभी प्रश्न के उत्तर को हमने यहाँ पर ले लिया है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी एक ही वीडियो के माध्यम से कर सकें। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके आपके जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन सभी की मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें पहले इस वीडियो के बारे में, ये जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12वीं का है, विषय हिंदी का है और ये वार्षिक सत्र का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि सेट ए का है। किसका? सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन 23 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो नंबर होगा 80 नंबर का पेपर आप सभी का होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो कि उतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है। तो यहाँ पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। क्या पूछा गया है कि उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो आपको इसका ठीक उत्तर लगाना है रुबाई। क्या? रुबाई इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों, ठीक है। अगला है, कहानी का पहला तत्व होता है। क्या लिखना है? आपको पूछा गया है कि कहानी का पहला तत्व, ठीक है, क्या होता है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि कहानी का पहला तत्व कथनांक होता है। क्या होता है? कथनांक होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था। यशोधर बाबू। क्या नाम था? यशोधर बाबू उनका नाम था, ठीक है छात्रों। अगला है, भक्तिमान कहाँ की रहने वाली थी। पूछा गया है भक्तिमान कहाँ की रहने वाली थी। आपको बताना है कि भक्तिमान जो है घूसी, कहाँ की? घूसी जगह की रहने वाली थी, ठीक है ना। घूसी एक जगह का नाम है। इसके बाद है, आकाश में उड़ रहे, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। आपको बताना है कि आकाश में पृथ्वीराज क्या बकुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? तो आपको बताना है आकाश में बकुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? आकाश में बकुले उड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला चलता है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो आपको उल्टी करना है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। क्या? पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की प्रमुख रचना है। इसके बाद आता है, छात्रों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पहला है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे बिंदी बिंदी कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, इनकी मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, और जहाँ वर्णों की गणना की जाती है वहाँ वार्णिक छंद कहते हैं। तो आप इसका उत्तर टिक कर लेंगे मात्रिक, ठीक है। अगला है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का एक बिंदी 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 है। तो आपको बताना है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह क्या है? एक लोकोक्ति। क्या है? लोकोक्ति है, ठीक है ना। तो आप इसे टिक कर लें, लोकोक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है छात्रों। अगला है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है बिंदी बिंदी है। बताना है कि रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो आपको टिक करना है कि रवि, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि हो जाएगा, ठीक है। अगला छात्रों, सदलगेर मास्टर बिंदी बिंदी पढ़ाते थे। तो आपको बताना है कि सदलगेर गेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे। तो आपको बताना है कि यह मराठी विषय, कौन सा? मराठी विषय पढ़ाते थे, ठीक है। अगला आता है, 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से बिंदी बिंदी पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है कि 1972 में धर्मवीर भारती को, किसको? धर्मवीर भारती को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री, किसका? पद्मश्री अवार्ड मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिंदी 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 हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है।
तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य कौन सा है, तो आप टिक करेंगे रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर दो पंक्ति दी गई, स्तंभ ए और स्तंभ बी, ठीक है। तो पहला है बिंब, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बिंब का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिंब का सही उत्तर हो जाएगा इमेज। क्या? इमेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कवित्व। क्या? कवित्व। तो कवित्व का जो सही उत्तर हो जाएगा 4 चरण के, कि कवित्व के 4 चरण होते हैं, ठीक है छात्रों। अगला है तो आपको बताना है कि तो क्या है, तो एक निपात है। क्या होगा? तो एक निपात है, ठीक है ना। अगला है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना, वो कथनांक कहलाता है। क्या? कथनांक कहलाता है, ठीक है। अगला है बसंत पाटिल। क्या? बसंत पाटिल का संबंध किससे है, तो आप लगाओ कि बसंत पाटिल का संबंध शरीर से दुबला पतला, किसे? शरीर से दुबला पतला से संबंध होगा, ठीक है। आता है भक्तिमन का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना है कि भक्तिमन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मीन था। क्या था? लक्ष्मीन था। क्या था? भक्तिमन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ओके छात्रों। अगला है दिन का पंछी। क्या पूछा? दिन का पंथी क्या है, किसे कहते हैं, तो आपको बताना कि दिन का पंथी मतलब जल्दी जल्दी चलता है। क्या? दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। क्या आप टिक करोगे कि दिन का जो पंथी है जल्दी जल्दी चलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दिन का पंथी, ठीक है। तो आई होप आपने इसको टिक कर लिया होगा, और आप सभी को से निवेदन है कि इसे आप कॉपी पे नोट करते चलेंगे, ठीक है। अगला आता है एक वाक्य के प्रश्न में उत्तर देना है, ठीक है। पहला है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आपको बताना है कि बिंब का शाब्दिक अर्थ इस जल में प्रमेय। क्या? आपको लिख देता हूं मैं, इस जल में प्रलय। क्या? इस जल में प्रलय, ठीक है ना। आप इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे, कॉपी में आपको इस प्रकार लिखना है कि बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है इस जल में प्रलय में होता है, ठीक है। अगला आता है समानता संप्रेक्षण मूल कथनांक का कौन सा भाग होता है, तो आपको बताना है कि समानता संप्रेक्षण मूल कथनांक का अंधेरा। क्या? अंधेरा, ठीक है। अंधेरा भाग कहलाता है, ठीक है। ठीक है ना। अगला आता है अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद लिखने से पूर्व हमें क्या कर लेना चाहिए, अनुच्छेद लिखने से पूर्व हमें नींद ना आना चाहिए। क्या? नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला आता है किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी घटना समस्या मुद्दे के गहन छानबीन को जाकिर हुसैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाकिर हुसैन कहते हैं, ठीक है ना। अगला है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो तुलसीदास जी अपने आप को श्री राम कहलवाना पसंद कहते हैं, ठीक है। अगला है भक्तिमान लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, तो आप बताना है कि भक्तिमान लेखिका को भोजन मिट्टी के बर्तन में देती थी, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और मक्के का अनाज उगाया जाता था, ठीक है ना। किसका? मक्का का अनाज उगाया जाता था, ठीक है छात्रों। इसके बाद हम चलते हैं, अगला प्रश्न आपका सत्य असत्य लिखिए। क्या? सत्य असत्य लिखिए, ठीक है ना। सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, तो आपको लगाना है कि मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, तो इसका आप टिक करोगे सत्य, ठीक। सॉरी, आप इसका टिक करोगे असत्य। अगला है निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, तो आपको लगाना है असत्य। क्या? टिक करेंगे असत्य, ठीक है। अगला है मिस्र और सुमेर में चमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो आपको लगाना है जी सत्य कि मिस्र और सुमेर में चकमन और लकड़ी के उपकरण उपयोग होते थे। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो आप लगाना है सत्य, ठीक है।
अगला है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो आपको लगाना है जी सत्य। क्या लगाएंगे इसका आप उत्तर? सत्य। ठीक है। नेक्स्ट है कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया। कवि ने, क्या पूछा गया है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो आपको लगाना है जी सत्य की कवि ने हार कर भी उस बात को कील की तरह ठोक दिया। ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 नंबर। ठीक है ना, यहाँ से आपको 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर आपको इसके आंसर भी आपको क्रम से देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको आंसर भी है। तो आपको मैं पहले क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चंस को आपको मैं पहले पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है ना, कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्रश्न में क्या उत्तर लिखना है। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा छायावाद की दो विशेषताएं व दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। ठीक है। अगला है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, अथवा कविता के संदर्भ में बिना मुस्कुराए महकने को क्या माना कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या। जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर, अथवा निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, अथवा पूछा गया कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर होता है। ठीक है। अगला है वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, भाव पल्लवन कीजिए, अथवा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, खून के घूंट पीना अथवा पहाड़ टूटना। ठीक है। अगला है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है ना। पहला है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। अगला है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसे आप प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। अथवा आपसे पूछा गया है राजभाषा किसे कहते हैं और भारत की राजभाषा कौन सी है, तो आपको लिख देना है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अथवा विपर्यार्थक के शब्द युग में क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए, अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं। अगला है पिता का पुत्र में विश्वास है। ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। ठीक है। अथवा है लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा सुधार कर लिखिए। ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया है स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए, अथवा डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया है। क्या आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया है। ठीक है। अगला आता है आपको हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का काव्यागत उनका आपको परिचय लिखना है। ठीक है ना, जिसमें आपको उनकी दो रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। ठीक है। इसी प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 17 में देखने को मिलेगा धर्मवीर भारती किसके बारे में पूछा गया है। धर्मवीर भारती। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, कि आपको दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, अभ्यास का महत्व एक लघु अनुच्छेद है, लिखिए, अथवा संप्रेक्षण की विशेषता बताइए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश पूछा गया, 3 आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ आपको इस गद्यांश से आपको इसका उत्तर ढूंढ के लिखना होगा। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इसे आप कर लेंगे। फिर भी मैं आपको इन सभी का उत्तर बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न में भी यही पूछा गया, इसके 8वें वाले प्रश्न में। ठीक है, पूछा गया है कि जो गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, इन सभी गद्यांशों को आपको पढ़कर यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों प्रश्न के आपको उत्तर लिखने होंगे। ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20,
क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको 3 लाइन का एक पद्यांश दिया गया है। यहाँ पर आपको उस पद्यांश का आपको क्या क्या लिखना है हम बता दें। उस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और आपको उसका व्याख्या भी लिखना है। ये 3 चीज करना है। सेम टू सेम आपको इन 2 लाइन दिया गया है ना, इन 2 लाइन आपको बता दें, ये 2 लाइन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम करना है। ठीक है छात्रों, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पर भी आपको 2 क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 पद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। यहाँ पर यदि आप करते तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉपिक दिया गया एक अलग, ये अथवा दिया गया। ठीक है ना, इन 2 में से आपको किसी एक को करना है, किसी एक को करना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23 जो आपके इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 22 से पूछा गया है अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र की कोष में छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र अथवा आपको लिखना है एक ठो इसके अथवा में हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, तो आपको बताते हैं ये जो लेटर है ना प्रतिवर्ष हमेशा ही, चाहे आप 9वीं पढ़ते हो, चाहे आप 10वीं पढ़ते हो, चाहे आप 11वीं पढ़ते हो, चाहे आप 12वीं, यह जो क्वेश्चन है ना प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23, ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न की तैयारी एक बार कर लेते हैं ना तो आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक में यह प्रश्न आपको 4 साल तक काम करने वाला है। आपको इसमें पूछा गया पहले प्रश्न में बता दें, यहाँ पर आप बताया गया कि आप बहुत गरीब घर से हैं, तो आपको सर को एक आवेदन पत्र लिखना है कि सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ, तो आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं अपने आगे पढ़ाई कर सकूँ। और आपको दूसरे में पूछा गया है कि आपका प्रथम श्रेणी में नंबर लग गया है तो आपको अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 23 आता है। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे पूछा गया है किसी एक शब्द पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। तो ये बात तो रही आपके क्वेश्चन पेपर की। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आंसर के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 कहाँ तक, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के आपके उत्तर देख लीजिए, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, इसके बाद आता है आपको उसका अथवा भी देखने को मिलेगा। आपको मैं एक चीज नोटिस करा दूं, यहाँ पर आपको ना प्रश्न क्रमांक जो है क्या, प्रश्न क्रमांक आपको प्रश्न क्रमांक का भी आपको प्रश्न उत्तर करने को मिलेगा, इसके साथ आपको इसका अथवा जो है ना उसका भी आपको उत्तर करने को मिलेगा। ठीक है छात्रों, यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ना आपको छायावाद की 2 विशेषताएं तथा 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 छायावादी कवियों के नाम हैं और उनके साथ साथ उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया था शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यजित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर देख लीजिए, आप इसे लिख लीजिएगा, हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक अथवा उसका है भाषा को सहूलियत से बरताने से क्या भी प्रिय है। ठीक है, अगला है जीवन और आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आता है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका लेखक के मत को से दास्ता की व्यापक परिभाषा आपको लिखना है, ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद इसका अथवा है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पे क्या असर होता है, तो आपको बता देना है कि सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में हौजे मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भयार्थ से शिशु की तरह काँप रहा था। चारों ओर अंधेरा का सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस विभीषक
की ढोलक की आवाज़ संध्या से प्रातः तक ताल ठोककर ललकारती रहती थी। ठीक है ना, आप किस प्रकार इसका उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न है आपका बैर क्रोध का चार्य मुरब्बा है का भाव पल्लवन कीजिए। आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिए इसका उत्तर। अथवा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। पहला है खून का घूंट पीना और पहाड़ टूटना। ठीक है, इसके यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे छात्रों। तो आप देख सकते हो इसका अर्थ दिया गया और इसका एक प्रयोग भी दिया गया है। ठीक है, अगला है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना, पहला है दारिद्र होने पर भी वह ईमानदार है। ठीक है ना, संयुक्त वाक्य लिखना है, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य लिखना है। तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर भी हमने लिख दिया है। अगला है राज्य भाषा किसे कहते हैं, भारत की राज्य भाषा कौन सी है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है ना, तो आपको एक प्रकार भी किसी प्रकार की भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो पे पूरा क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर भी हम कराते चल रहे हैं। ठीक है, अगला है विपार्थित शब्द युग में क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उदाहरण ये हो गया। अगला है कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए, उत्तक और रेखा चित्र, अथवा है आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम आपको इसमें ना इस वीडियो पे आपको प्रश्न भी करा रहे हैं और साथ में उसका उत्तर भी करा रहे हैं। आपको जो सा प्रश्न सरल लगेगा आप उसे पढ़ लीजिएगा और उसे आप अपने एग्जाम में जाइएगा पूरा की तरह पूरा छाप दीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में गर्दा उड़ा सकें। ठीक है, अगला निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला, उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं। दूसरा है पिता का पुत्र में विश्वास है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले का, उसके पास मात्र 200 रुपये हैं। अगला उत्तर है पिता को पुत्र पर विश्वास है। ठीक है, अगला है काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, ये आपका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, अथवा आपसे पूछा गया लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। ठीक है छात्रों, पहला आप देख लीजिए अंतर, यहाँ पर आपको अंतर दिए गए नंबर 1 करके दिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्थायी भाव मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, इसका अस्तित्व देर तक बना रहता है। इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक होते हैं, बनते और तथा नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, अगला है इसका अथवा देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया है, तो आपको बताना कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ है माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है। ठीक है ना, अगला है प्रश्न क्रमांक 16, हरिवंश राय बच्चन, जहाँ पर आपको उनकी 2 रचनाएं गद्यांश पद्यांश भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी 2 रचनाएं आ गई, ये हो गया भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका रघुवीर सहायक अथवा में, तो यहाँ पर आपको इसकी 3 रचनाएं मैंने दे दिया, आपको जो सा सरल लगेगा आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यह हो गया आपका भाव पक्ष। अब इसके बाद आप देख लीजिए ये हुआ आपका कला पक्ष, इसके बाद हुआ आपका ये साहित्य में स्थान। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, धर्मवीर भारती का इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था, 2 रचनाएं। ठीक है, भाषा, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो हुआ आपका शैली और ये हुआ आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आप 2 रचनाएं लिख लीजिएगा। पहला है अशोक के फूल, दूसरा है चारुचंद्र लेख। ठीक है, अगला है यहाँ पर आप उनकी भाषा लिख लीजिएगा कि वो अपने मतलब अपने जो वो निबंध लिखते हैं अपनी जो भाषा शैली में किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेखन में उनकी शैली किस प्रकार की होती है, और वो साहित्य में स्थान उनका आप लिख दीजिएगा कि साहित्य में स्थान द्विवेदी जी की उच्च कोटि की अनुसंधता आलोचक निबंध लेखन के भाग और विराचक रहे। ठीक है ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, अभ्यास का महत्व, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका करत अभ्यास के जन्म होते सुजान रसरी आवाज जाते सिर पर हो तो निशान, उसी के आप उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक संप्रेक्षण की विशेषताएं और अथवा उसका गुण लिखना है, तो आप उसकी विशेषताएं देख लीजिए और आपको यहाँ पर उसकी शुद्धता भाषा की सरलता भी लिखनी होगी। ठीक है, टॉपिक वाइज था ये। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ पर आपसे पहले पूछा गया था कि
जो पूछा गया था शुद्ध अशुद्ध करना है, तात्पर्य लिखना है। तो आपको लिखना है कि पहला, फूल और कांटे से कवि का तात्पर्य क्या है, लाभ और हानि। और स्मृति का आपको लिखना है कि विस्मृति, और अज्ञान का लिखना है ज्ञान, ठीक है ना। और तलवार की धार तेज होती है, इस प्रकार आपको इन सभी का उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है कि शीर्षक का मतलब, इसका जो शीर्षक होगा सच्चा मित्र। यहाँ पर आपको जो गद्यांश और पद्यांश पूछा गया था ना, वहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए थे, उन तीनों प्रश्न के यहाँ पर आपको उत्तर हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20 आपका, ठीक है ना। 20 में भी सेम टू सेम था आपका, उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना। तो आप इसका ये लिख लीजिएगा संदर्भ, ये हुआ आपका प्रसंग है, और इसका हुआ भावार्थ है, मतलब व्याख्या हो गया, ठीक है ना। आप इसे आप आराम से लिखते चलेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 21 में भी सेम टू सेम पूछा गया था, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूछा गया था 4 लाइन के पद्यांश से उससे, ठीक है ना। तो आप इसका संदर्भ लिख लीजिएगा, प्रसंग लिख लीजिएगा, और फिर इसके बाद आता है आपका व्याख्या, ठीक है ना। आप इसका व्याख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, जहाँ पर आपका जो एक लेटर पूछा गया था, आवेदन पत्र कि निर्धन छात्र कोष में छात्रवृत्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना था। तो इस प्रकार आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार आप लिखते चलेंगे, ठीक है। इसमें तो मेरे अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप आज्ञाकारी शिष्य के यहाँ पर आपका सजीव सिंह लिखा है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिनांक की बात है तो आप यहाँ पर कोई सा भी दिनांक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपके प्रश्न में पूछा जाए, दिया गया हो दिनांक की, इस दिनांक के लिए आपको लिखना हो, तब आप वहाँ पर उस दिनांक को लिखेंगे, नहीं तो आप कोई सा भी दिनांक चूज कर सकते हैं। अगला है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो आप पर आप देख सकते हो कि आपको बधाई पत्र कैसा लिखना है। आप अपने मित्र का जगह लिख देंगे, कहाँ रहता है, ग्वालियर में कि जबलपुर, शहडोल, कहाँ रहता है वो लिख देंगे। अपने मित्र का नाम लिख देंगे, प्रिय मित्र राजू, राजेश, जो भी हो, ठीक है ना। साई स्नेह नमस्कार। फिर इसके बाद आप अपने अंदर, मतलब आप अपने हेडर में जो लाइनें आपकी हैं तो आप उसे लिख दीजिएगा। आप अपना, आपका मित्र लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा छात्रों, ठीक ना। तो छात्रों इस प्रकार से हो गए आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 23 था, वहाँ पर आपका निबंध पूछा गया था, ठीक है ना। तो निबंध के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है टॉप 5 क्वेश्चंस के, कि वो निबंध आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उस निबंध को यदि पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में साथ में साथ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जितने भी यार दोस्त मित्र हों उन्हें यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि एक वीडियो के माध्यम से वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत आसानी तरीके से कर सकें, और वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़कर अपने स्कूल में टॉपर बन सके। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।